नमस्कार, मैं प्रभात भूषण। अभी प्रायः मेरे नंबर पे मेरे जो भी क्लाइंट्स हैं या जो ये जानते हैं कि मैं फाइनेंशियल सेक्टर में काम करता हूँ, उनका मेरे पे कॉल आता है और मेरे से वो पूछते हैं कि सुनने में यह आ रहा है कि मैंने जहाँ से परचेज़ किया है, क्रेडिट पे परचेज़ किया है, अगर मैं उसे 45 दिन में पेमेंट नहीं करता हूँ तो जो अमाउंट है, जो क्रेडिट अमाउंट है, उस पे पेनल्टीज़ लगेगा और वो अमाउंट मेरे इनकम टैक्स में ऐड होगा। तो ये लेके कई सारे क्वेरीज़ हैं, तो मैंने सोचा कि एक छोटा वीडियो बना के इन सारी क्वेरीज़ को मैं सॉल्व करूँ मैं, और कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में मैं सही जानकारी दूँ और आपके मन में जो भी क्वेरीज़ है वो मैं दूर करूँ मैं। और यह भी समझूं कि ये जो है, जो हम सुन पा रहे हैं, ये अफवाह है या सत्य है या आधा सत्य है या झूठ है। तो देखते हैं, ठीक है, कि इस ये जो रूल है, ये जो नियम है, इसका उद्गम कहाँ से हुआ, ये कहाँ से ये आया है। देखते हैं हम, ठीक, डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में कि ये 45 दिन का जो नियम है, तो ये कोई सेक्शन है या नहीं है, यह नियम किस तरह उपयोग में ला सकते हैं और यह नियम क्या है, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, और मैंने जिससे परचेज़ किया है, क्रेडिट परचेज़ किया है, तो वो कंप्लेन कहाँ करेगा मेरा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने वहाँ से परचेज़ कर लिया, ठीक है, और वो ऑटोमेटिक मेरे इनकम टैक्स में या जो भी उसका पेनल्टीज़ है वो ऑटोमेटिक शो होगा, ऐसा तो नहीं होगा। उससे तो कहीं ना कहीं उससे दर्ज करना पड़ेगा कि इन्होंने मेरे से परचेज किया है, तब तो होगा ना। तो इस सब के लिए कुछ ना कुछ रूल्स होंगे तो ही हो पाएगा। तो देखते हैं इस वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे हम। तो ये सेक्शन जो है, ये एमएसएमई एक्ट 2006 में पार्लियामेंट का बकायदा ये पास हुआ था। ये सेक्शन है 43B सब सेक्शन H। तो इस सेक्शन में स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइजेज जो भी है, अगर उसने अपने बिजनेस को एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन किए हैं, यानी उद्यम रजिस्ट्रेशन उनका हुआ है, तो ही वो इस रूल के अंतर्गत अपने बिजनेस को वो लाभ ले पाएंगे। ये नियम के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ जो मैन्युफैक्चर बिजनेस है, यानी जो बिजनेसमैन कोई रॉ मटेरियल मार्केट से लेते हैं और उससे फिनिश गुड्स बनाएं और उस गुड्स को आगे बेचे, उसे मैन्युफैक्चर बिजनेस कहते हैं। यह नियम का फ़ायदा सिर्फ मैन्युफैक्चरर को मिलेगा। और सर्विस प्रोवाइडर वो बिज़नेस होता है जो बिज़नेस न कोई वस्तु बनाता है, न कोई वस्तु का ट्रेडिंग करता है, वो अपने बिज़नेस में अपने कस्टमर को सेवा प्रदान करता है। जैसे टेलीकॉम सेक्टर हो गया, सीए फर्म हो गया, लीगल फर्म हो गया, ये सब सर्विस प्रोवाइडर इंडस्ट्री होते हैं, बिजनेस होते हैं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ इस दोनों टाइप के बिजनेस में ही को ही लाभ मिल पाएगा इस नियम का। अब बात करें ट्रेडर को क्या मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। ट्रेडर में भी जो रिटेल हो गए या होलसेल हो गए, तो ट्रेडर दोनों हो सकते हैं। तो ट्रेडर को यह नियम का लाभ अब भी खैर नहीं मिल पाएगा, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, तो ट्रेडर को इस नियम का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो अगर आप ट्रेडर हैं, ट्रेडर मीन्स जो बना बनाया हुआ माल खरीदते हैं और प्रॉफिट जोड़ के आगे बेच देते हैं, वो ट्रेडिंग बिजनेस कहलाते हैं। तो अधिकतर ट्रेडिंग बिजनेस होते हैं। तो ट्रेडिंग बिजनेस वाले को इस नियम का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। यह नियम कब से लागू होगा, तो यह नियम 1 अप्रैल 2024 से पूरे भारत में लागू हो जाएगा। यानी
अब हम देखते हैं कि बेनिफिट किस तरह के हैं। ठीक है, तो अगर कोई बायर 45 दिनों में पेमेंट नहीं किया तो सेलर जो है उस बायर के अगेंस्ट एक पोर्टल है, उस पर कंप्लेन करके कि इन्होंने मेरे से परचेज किया था, 45 डेज से ज़्यादा हो गया है, इन्होंने पेमेंट नहीं किया है, तो जितना अमाउंट बकाया है उस अमाउंट के अगेंस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके प्रॉफिट में वो अमाउंट ऐड कर देगा। अब इससे ये होगा कि उसका टोटल इनकम जो है वो बढ़ जाएगा, तो उसे एक्स्ट्रा लाइबिलिटीज़ टैक्स बर्डन हो जाएगा उन पर, तो उन्हें देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं हम कि नेट प्रॉफिट होता है सेल माइनस परचेज माइनस एक्सपेंसेस। अगर उसने पेमेंट नहीं किया तो ये परचेज जो है वो सेल से माइनस ना करते हुए अपने नेट प्रॉफिट में, अपने प्रॉफिट में वो ऐड कर लेगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट प्लस परचेज माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू नेट प्रॉफिट। अब हम ये देखेंगे कि यह रूल जो है एप्लीकेबल कहाँ पे होगा और एप्लीकेबल किस फॉर्म में नहीं होगा। मतलब ये मान लीजिए कि आपके पास आप मैन्युफैक्चरर भी हो, सर्विस प्रोवाइडर भी हो, फिर भी क्या आपके फॉर्म में यह नियम अप्लाई होगा या नहीं अप्लाई होगा, ये देखते हैं। ठीक है, तो अगर आप इनकम टैक्स 4 फाइल करते हो, आप जहाँ पे आपका प्रॉफिट जो है वो प्रजम्पशन बेसिस पे कैलकुलेशन होता है। अगर आपने कैश ट्रांजैक्शन किया है तो मिनिमम 8%, अगर आपने बैंकिंग के तहत चाहे यूपीआई हो या चेक हो या नेट बैंकिंग हो, आईएमपीएस हो, आरटीजीएस हो, कुछ भी हो, इसके तहत आपने अपने बिजनेस में आपने ट्रांजैक्शन किया है आपने, तो वहाँ पे आपको 6% आपका प्रॉफिट, मिनिमम 6% आपका प्रॉफिट माना जाता है। तो अगर आपका इनकम टैक्स इस नियम के तहत कैलकुलेट होता है तो आपको यह नियम से आपको वंचित, मतलब यह नियम आप पे लागू नहीं होगा। अगर आप ITR 3 फाइल करते हैं और आप अपने बिजनेस में रेगुलर बुक्स मेंटेन करते हैं या आप अपने बिजनेस का ऑडिट करवाते हैं, तब भी आप पे यह नियम लागू होगा। अगर आपने अपने क्रेडिटर को, जहाँ से आपने माल परचेज किया है, अगर आपने उसे भुगतान नहीं किया तो आपके इनकम टैक्स में, प्रॉफिट में ये जुड़ जाएगा। अगर आपका बिजनेस स्मॉल कंपनी या पार्टनरशिप या कोई अन्य फर्म है, चाहे जॉइंट वेंचर हो, कुछ भी हो, तब भी आप पे यह नियम अप्लाई होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं पेनल्टीज़ को लेके कि मान लो कि आपने ये इनकम टैक्स में तब जुड़ेगा जब आपने 45 दिन प्लस आपने वो फाइनेंशियल ईयर तक आपने पैसा नहीं दिया आपने, तो इनकम टैक्स में जुड़ेगा। अब ये भी तो हो सकता है ना कि 45 दिन तक आपने नहीं दिया, आपने उसके बाद दिया आपने, और ईयर एंडिंग, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग नहीं हुआ है, तो क्या होगा, ये भी तो हो सकता है। तो इस कंडीशन में जितना लेट हुआ है आपको उस टाइम का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। वो इंटरेस्ट जो होगा वो बैंक रेट के, जो बैंकिंग रेट का जो इंटरेस्ट होता है वो 3 गुना ज़्यादा होगा, जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट चलेगा। और ये इंटरेस्ट रेट जो है वो RBI रेगुलेट करेगा, गाइड करेगा कि क्या इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। अब हम वेबसाइट जाने कि हम किस वेबसाइट पे कंप्लेन कर सकते हैं, तो वो वेबसाइट है क्षमाधान पोर्टल। और बहुत ही इजी है,
आप यहाँ पे जाके आप या आपका जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है या टैक्स कंसल्टेंट है, आप उसे डिटेल्स दोगे अपने डेटर्स का, जो आपसे कर्ज लिया वो या जो आपसे माल लिया है, पैसा भुगतान नहीं किया है, आप डिटेल्स दोगे, वो फाइल कर देगा। और बहुत ही, अब जहाँ तक देखा गया है, अगर आप ये वेबसाइट पर जाओगे तो बहुत ही क्विक एक्शन लिया जा रहा है इस पर। और धीरे धीरे ये मुझे जो लग रहा है ये कि जो भी फॉर्म छूटे हुए हैं इस नियम से, धीरे धीरे उसे भी इस नियम के अंतर्गत लाया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो थैंक्स। और इस वित्तीय वर्ष का ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं